नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं हर्षिता सिंह। रात के सन्नाटे में एक चीख गूंजती है और सुबह होते ही सामने आता है एक ऐसा राज जिसने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया। शिल्पी गौतम मर्डर केस, एक ऐसा नाम जिसकी मौत ने सभी को चौंका दिया। 3 जुलाई 1999 पटना के फ्रेजर रोड स्थित क्वार्टर नंबर 12 पार्किंग के पास एक कार में शिल्पी और गौतम की लाश मिलती है, अर्धनग्न अवस्था में। क्वार्टर जिसके पास शव मिला वो लालू यादव के साले और आरजेडी नेता साधु यादव का होता है। उनकी बहन राबड़ी देवी उस वक्त बिहार की मुख्यमंत्री थी, तो मामला और भी ज्यादा हाई प्रोफाइल हो गया। शिल्पी जैन के बारे में आपको बता दें कि शिल्पी जैन एक होनहार छात्रा थी, मिस पटना का खिताब भी जीत चुकी थी, मॉडल थी। शिल्पी जैन पटना के बड़े कपड़ा कारोबारी उज्जवल कुमार जैन की बेटी थी। आज पूरे 26 साल बाद इस मर्डर केस की गूंज बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश में सुनाई दे रही है। वजह है प्रशांत किशोर, जिन्होंने 26 साल बाद इस मामले को उठाया, मीडिया के सामने एक बार फिर से यादें ताजा की, जिसमें बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का नाम आया। इसके बाद मामला और भी ज्यादा चर्चा में आ गया है। शिल्पी के बारे में अब लगभग लोग जान चुके हैं, लेकिन सवाल है अब गौतम को लेकर के कि गौतम सिंह कौन थे, कैसे शिल्पी के साथ इनकी भी लाश उस कार में मिली, वहां दोनों क्या कर रहे थे, गौतम और शिल्पी कैसे उस कार तक पहुंचे, उस फ्लैट तक पहुंचे, तमाम सवाल। सबसे पहले आपको गौतम के बारे में बता दें कि गौतम जो है उनका पूरा नाम गौतम सिंह था। उम्र लगभग 27 साल बताई जाती है। गौतम एक एनआरआई डॉक्टर के बेटे थे। पूरा परिवार लंदन में रहता था, लेकिन गौतम बिहार में रहते थे। अब सवाल है कि जब पूरा परिवार बाहर रह रहा है तो बिहार में गौतम क्यों? वजह थी राजनीति। गौतम राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी के यूथ विंग से जुड़े थे और वो उस वक्त सूबे की इसी पार्टी की सरकार भी थी। गौतम चुनावी राजनीति में एंट्री के फिराक में थे और इसके लिए वो सीधे सीधे साधु यादव के भरोसे थे। वही साधु यादव जो तत्कालीन सीएम राबड़ी देवी के भाई हैं। गौतम सिंह की शिल्पी जैन से पुरानी दोस्ती थी। कहा जाता है कि धीरे धीरे ये दोस्ती जो है वो प्यार में तब्दील हुई और फिर दोनों रिलेशनशिप में आ गए। शिल्पी गौतम के लगभग दोस्तों को जानती थी, यहां तक कि वो साधु यादव से भी मिल चुकी थी। वही साधु यादव जिनका ना सिर्फ वो क्वार्टर था जिसके पार्किंग के पास से ये लाश मिली, कार मिली, बल्कि आपको बता दें कि साधु यादव इस केस में आरोपी बनाए गए थे। उनका नाम सामने आया था इस मामले में। डीएनए टेस्ट के लिए ब्लड सैंपल मांगा गया था, लेकिन साधु यादव ने ब्लड सैंपल देने से मना कर दिया, जो सवालों के घेरे में आया। कहा जाता है कि पूरे मामले में कई सवाल थे, कई सबूत थे जो सामने थे, लेकिन सब कुछ धरा का धरा रह गया और इस पूरे मामले को महज एक आत्महत्या करार देकर के बंद किया गया। इस पूरे मामले के सामने आने के बाद अब सवाल ये भी उठ रहे हैं कि आखिर शिल्पी और गौतम उस फ्लैट तक पहुंचे कैसे, उस कार तक कैसे पहुंचे जहां उनकी लाश मिली। घटना वाले दिन आपको बता दें कि शिल्पी घर में हमेशा की तरह घर से कंप्यूटर क्लास के लिए निकली थी और रास्ते में मुलाकात हुई शिल्पी की गौतम के दोस्त से। वो कार से था जिसने शिल्पी को कार से छोड़ने की बात कही, रिक्शा रुकवाया। गौतम के उस दोस्त से शिल्पी परिचित थी। गौतम के फ्रेंड सर्कल में लगभग लोगों को शिल्पी जानती थी, क्योंकि कई बार पहले भी मुलाकात हो चुकी है, साधु यादव से भी मिल चुकी थी। शिल्पी रिक्शे से उतर के कार में बैठती है और फिर गौतम का दोस्त उसे कहता है कि मैं तुम्हें कोचिंग तक छोड़ दूंगा, लेकिन तभी रास्ते में गाड़ी कहीं और मुड़ जाती है। तब शिल्पी इस बात पे आपत्ति जताती है और फिर कहती है कि आखिर कार दूसरी जगह क्यों जा रही है, जिसके जवाब में वो कहता है कि कार जो है वो वाल्मीकि गेस्ट हाउस की तरफ जा रही है, क्योंकि वहां गौतम इंतजार कर रहा है। और वहां आपको बता दें कि रेसिडेंशियल एरिया जो है ना के बराबर था, काफी आउटर इलाका था फुलवारी शरीफ उस टाइम का। और शिल्पी जैसे ही गौतम का नाम सुनती है, शिल्पी कुछ देर के लिए शांत हो जाती है। शिल्पी को लेकर के गौतम का दोस्त उस गेस्ट हाउस में पहुंचता है। जैसे तैसे गौतम को खबर मिलती है कि शिल्पी को लेकर के लोग वहां पर पहुंचे हैं। अब वाल्मीकि गेस्ट हाउस के बारे में गौतम को अच्छे से पता था कि आखिर वो गेस्ट हाउस किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि आरजेडी से गौतम जुड़े थे और लंबे समय तक वहाँ के लोगों के साथ रहे, तो उन्हें पता था कि वाल्मीकि गेस्ट हाउस जो है वो अय्याशी का अड्डा है। फिर अपनी कार से जैसे तैसे भागते हुए गौतम जो है वो पहुंचता है वाल्मीकि गेस्ट हाउस। जब तक गौतम वहां पहुंचता है तब तक उसके आंखों के सामने शिल्पी के साथ बदसलूकी की जाती है। गौतम को भी कई जगहों पे मारपीट किया जाता है और फिर इसके बाद दोनों की लाश जो है वो कार में मिली है। और क्या कुछ अंदर हुआ वो बातें निकल करके सामने नहीं आई, लेकिन उस वक्त ये मामला काफ़ी चर्चा में था और फिर कई रिपोर्ट्स का ऐसा दावा था कि शिल्पी के साथ रेप किया गया। गौतम के चेहरे से लेकर के हर एक जगह
चोट के निशान थे। यहाँ तक कि कार को लेकर के भी सवाल उठाया गया कि जिस कार में दोनों की लाश मिली थी उसको वहाँ ना छोड़ करके कहीं और थाने तक ड्राइव करके ले जाया गया ताकि आरोपी के फिंगरप्रिंट्स वगैरह सब कुछ मिट चुके थे। कई तरह की बातें और कई तरह की जो चीजें हैं वो उस वक्त निकल करके सामने आई थी। इस मामले में लालू प्रसाद यादव के साले जो है साधु यादव के साथ साथ कई लोगों को आरोपी भी बनाया गया था। शिल्पी गौतम हत्याकांड में पोस्टमार्टम और फॉरेंसिक जांच में चौंकाने वाले तथ्य जो है वो सामने आए। शिल्पी के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया था, ऐसा कहा जा रहा था, जबकि गौतम के शरीर पर चोट के निशान थे, जैसा कि हमने आपको बताया, और ये साफ इशारा कर रहा था कि दुष्कर्म का ये मामला है। शिल्पी और गौतम ने खुद ही अपनी जीवन लीला जो है वो समाप्त नहीं की, लेकिन शिल्पी के परिवार ने न्याय की मांग की। इन तमाम चीजों के सामने आने के बाद भारी दबाव के बाद सितंबर 1999 में मामला जो है वो सीबीआई को सौंप दिया गया। सीबीआई की जांच में दुष्कर्म की पुष्टि हुई और साधु यादव से डीएनए सैंपल मांगा गया था, लेकिन साधु यादव ने उस वक्त डीएनए सैंपल देने से इनकार कर दिया। 4 साल बाद 2003 में सीबीआई ने इस मामले को आत्महत्या बताते हुए बंद कर दिया था, लेकिन परिवार मानने को ये तैयार नहीं था कि ये आत्महत्या है और शिल्पी के भाई ने दोबारा इस केस को खुलवाने की कोशिश की, लेकिन तभी शिल्पी के भाई प्रशांत का अपहरण हो जाता है। 2 दिन के बाद वो घर आते और फिर किसी ने भी इस मुद्दे पर बात नहीं की। भाई ने भी दोबारा इस केस को खोलने की कोशिश नहीं की। क्लोजर रिपोर्ट जो सामने आया उसमें भी ये कहा गया कि जहर खाने से मौत हुई है, लेकिन कई सबूत उस वक्त सामने थे, कई बातें सामने आई थी और ये शिल्पी जैन और गौतम सिंह का जो मर्डर मिस्ट्री है वो कहीं ना कहीं इसी तरीके से एक मर्डर मिस्ट्री बन के रह गया और फाइल क्लोज हो जाती है आत्महत्या बताने के बाद। लेकिन सीबीआई के इस फैसले से कई सवाल अनसुलझे रह गए। सवाल ये कि आखिर अगर कोई अपनी जीवन लीला खुद समाप्त करेगा तो अर्धनग्न होकर क्यों करेगा। सवाल ये भी उस वक्त उठे थे कि आखिर पुलिस को किसने बताया कि साधु यादव के आवास के गैरेज से 2 लाशें पड़ी हैं। इसके अलावा सवाल ये भी कि साधु यादव को फिर किसने सूचना दी कि वो पुलिस के पहुंचने के तुरंत बाद वहां पहुंच गए। घटनास्थल से गाड़ी जो उठा कर ले गए वो लोग कौन थे, पुलिस को अंतिम संस्कार पोस्टमार्टम कराने की इतनी जल्दी क्यों थी, और साधु यादव ने डीएनए जांच के लिए मना क्यों किया। ये सबसे ज्यादा सवालों के घेरे में उस वक्त आया था और लोग सवाल भी कर रहे थे कि आखिर साधु यादव ने जब डीएनए जांच के लिए मना किया तो सीबीआई ने कोर्ट का दरवाजा क्यों नहीं खटखटाया। पूरे 26 साल के बाद एक बार फिर से मामला सुर्खियों में है, क्योंकि इसमें नाम आया है राकेश का। सम्राट चौधरी का नाम लिया है प्रशांत किशोर ने। सम्राट चौधरी किसी और को राकेश बता रहे हैं। अब इस मामले के 26 साल के बाद खुलने के बाद जो इसकी चर्चा है वो बिहार से लेकर के दिल्ली तक हो रही है। देखना होगा कि इस पूरे मामले में आगे क्या कुछ और खुलासे होते हैं। बिहार की तमाम खबरों के लिए बने रहे बिहार तक के साथ।